आज हम इस रेमेडियल क्लास में थॉमस हॉब्स के विचारों पर चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स जो हैं इंग्लैंड के विचारक थे। 1588 में इनका जन्म हुआ था, 1588 में, और 1679 यानी 1679 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1588 में जब हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में बहुत गृह युद्ध की स्थिति थी और बहुत ही उथल पुथल का माहौल था, और इस वजह से उनकी जो माँ थी उन्होंने समय से पहले ही हॉब्स को जन्म दे दिया था। और हॉब्स जो थे शुरू से बचपन से ही बहुत ही डरपोक किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने खुद कहा था कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक मैं और दूसरा भय। तो पूरे समय वो डरते ही रहे। और उनके समय में हुआ भी यही कि 1649 में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे चार्ल्स प्रथम, उनको मृत्युदंड दे दिया गया और क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। और जब क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई 1560 में, तो वापस चार्ल्स द्वितीय को गद्दी सौंपी गई। चार्ल्स प्रथम का जो पुत्र था वो घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, तो उसको बुला करके उसको गद्दी सौंपी गई। और फिर बाद में 1688 में जो सम्राट था उसकी शक्तियां कम हो गई, वो एक अलग मुद्दा है। पर इस सब का यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि हॉब्स ने ये सब उथल पुथल अपने जीवन में देखी थी और उससे उनके विचार जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनकी थोड़ी सी एक तो लेवियाथन सबसे प्रमुख है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उसके बाद में दूसरी है डी कार्पोरे पॉलिटिका और अ डायलॉग ऑन सिविल वॉर, ये भी है और भी हैं रचनाएं तो, लेकिन खास जो है वो ये है डी कार्पोरे पॉलिटिका और लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब होता है ह्यूज मॉन्स्टर। तो उन्होंने सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राजतंत्र की कल्पना की थी, निरंकुश राजतंत्र की, तो उन सब पर हॉब्स के जो जीवन के जो घटना चक्र था उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बहुत ज्यादा उन्होंने गृह युद्ध की स्थिति देखी थी और उसका हल उनको ये लगा कि निरंकुश राजतंत्र होगा तो इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी। खैर, तो उनके विचारों पर हम आ जाए। विचार जो है उनके, जो उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है वो मानव स्वभाव पर आधारित है, और मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद उस पर आधारित है। साइंटिफिक मटेरियलिज्म जो है हॉब्स का, उस पर आधारित है। तो सबसे पहले आप साइंटिफिक मटेरियलिज्म को समझ लीजिए, बहुत जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है उसको समझ लीजिए, तो आगे के विचार आपको समझ में आते रहेंगे। इसकी विशेषताएं देख ले। हॉब्स ने गैलीलियो से ये धारणा ग्रहण की कि सृष्टि का मूल तत्व जो है वो कण है, और ये कण जो है गतिशील है, और उसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग पदार्थ बनते हैं। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हर एक पदार्थ दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, हमारा भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, हम दूसरों पर निर्भर हैं। जो जीव जंतु हैं उन पर निर्भर है, पेड़ पौधे हैं उन पर निर्भर है, और वो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसको उन्होंने ग्रहण किया था कि पदार्थ भी है, विभिन्न कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। कण क्योंकि गतिशील होते हैं, वो अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं इसी गतिशीलता के कारण। और ये सारे जो पदार्थ है वो भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उनका, सब एक दूसरे पर निर्भर है। एक पदार्थ की गति दूसरे पदार्थ की गति को प्रभावित करती है, और दूसरा पदार्थ भी अपनी गति से उस पहले पदार्थ को प्रभावित करता है। और ये जो गतियां हैं ये सरल गति से लेके फिर जटिल गति में परिणत हो जाती है। मतलब पहले सरल गति आपको समझेंगे, फिर जो विभिन्न गतियां एक दूसरे में जुड़ जाती है तो फिर वो जटिल रूप धारण कर लेती है। जैसे आप सिंपल सेंटेंस बनाते फिर कॉम्प्लेक्स बनाते, 2-3 सेंटेंस को मिला करके, उस तरह से। तो एक सीधी गति होती है, सरल गति होती है, फिर
वो सीधी गतियां मिल करके फिर जटिल गतियों का निर्माण करती है और इस तरह से विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। फिर व्यक्ति स्वयं भी पदार्थों से निर्मित एक पिंड मात्र है। ये बात तो सही है, हमारा जो शरीर है वो पांच, कहते हैं ना, पांच तत्वों से मिलकर के बना है। तो विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना हुआ एक पिंड मात्र है। लेकिन उसने कहा कि व्यक्ति जो है वो एक संवेदनशील यंत्र है, मतलब है तो वो भी मशीन ही। वैज्ञानिक उससे प्रभावित थे ना, वो गैलीलियो से। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति भी एक मशीन है, लेकिन कैसी मशीन है? संवेदनशील मशीन है, जो संवेदना रखती है, समझती है, सोचती समझती है। तो संवेदनशील मशीन है। फिर एक और कोई उनके चिकित्सक थे, चार्ल्स द्वितीय के, प्योर प्योर नाम था उनका या कुछ ऐसा नाम था, पर चिकित्सक थे वो, चार्ल्स द्वितीय के। उन्होंने कहा था कि हमारी जो हृदय की गति होती है वो हमको प्रभावित करती है। हृदय की गति चलती रहती है तो हम चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ उनकी हृदय की गति से ऑप्स का मतलब है कि मनुष्य में जो आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है वो उसके हृदय की गति है, उसके हृदय की गति का परिणाम है कि वो हमेशा अपनी रक्षा करना चाहता है। आप कोई किसी गर्म चीज से छू जाता है, हाथ पाव एकदम से हटा लेते हो। क्यों हटाते हो? क्योंकि वो आपके लिए, आपको लगता है कि इसको हम लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, पता है आपको, इसलिए आप उसको हटा देते हो। आपकी हृदय की गति वो कहती है कि नहीं, ये हमारे हृदय की गति के अनुकूल नहीं है, इसको, इससे दूर हो जाओ, है ना। कोई भी चीज देखने में आपको खराब लगती है, कोई भद्दी चीज लगती है, आप एकदम मुंह फेर लेते हो, है ना। या घिन आती है आपको, छी, कुछ गंदी चीज देख लेते हो, छी, इसको नहीं देखना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो हमारे हृदय की गति के प्रतिकूल है। तो जो चीज हमारे हृदय की गति के अनुकूल होती है, उसको, उसके प्रति हम आकर्षण का अनुभव करते। कोई सुंदर चीज देखते हो तो अरे वाह, इसको तो देखना चाहिए, अपन वहीं खड़े हो जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते। कोई अच्छा, कोई कोई सुंदर व्यक्ति देख लेते हैं, कोई सुंदर चित्र देख लेते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हमारे हृदय की गति के अनुकूल है। तो ये आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत उसने बताया है कि आ, ये वो चार्ल्स द्वितीय के जो चिकित्सक थे, उनसे वो प्रभावित होकर के, और गैलीलियो के सिद्धांत, इन दोनों को मिला करके हॉब्स ने अपना वैज्ञानिक भौतिकवाद बनाया है। और उसी के आधार पर उन्होंने आगे के जो सारे विचार हैं उसका भवन खड़ा किया है। मतलब ये नींव है उनके विचारों की, वैज्ञानिक भौतिकवाद। हर व्यक्ति जो होता है वो आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होता है। जो कुछ भी वो करता है वो अपनी रक्षा के लिए करता है। अभी हम मास्क पहन करके जाते हैं, है ना, अपने दूसरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। क्यों करते हैं? हमको अपनी रक्षा करनी है, हमको उस बुरी बीमारी से खुद को बचाना है, इसलिए सब करते हैं ना। तो हर व्यक्ति आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होता है। फिर मनोवैज्ञानिक तत्व भी है इसमें, कि भाई हमारा जो मन है वो हमको ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। जो चीज हमको अच्छी लगती है हम वो चाहते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती है वो नहीं करना चाहते, उससे दूर भागते हैं। आप पढ़ने बैठते हैं, कोई टॉपिक बोर लगता है तो छोड़ देते हैं, अरे इसको रहने दो, दूसरा पढ़ लेते हैं। जो इंटरेस्टिंग होता है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद है। तो इसी वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर हॉब्स ने अपने मानव प्रकृति का चित्रण किया है कि मनुष्य में क्या क्या विशेषताएं होती है। अब बाह्य जगत से वो प्रभावित होता है मनुष्य, तो उसके आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं उससे प्रभावित होता है, और आसपास की परिस्थितियों को खुद भी प्रभावित करता है। तो जैसे हॉब्स अपने आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित हुआ तो वो पूरे जीवन भर डरता ही रहा, क्योंकि उसने बहुत शुरू से मार काट, लड़ाई झगड़ा यही सब देखा था, तो पूरे समय डरता रहा। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि मनुष्य जो है वो अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, और उस वातावरण को खुद भी प्रभावित करता है। खुद डरता रहेगा तो उसके आसपास जो लोग आएंगे उनको भी डराता रहेगा, है ना। जैसे एक वो
खरगोश की कहानी है कि वो आधी नींद में सोया था और कहीं सूखा पत्ता दूसरे पत्ते पर गिरा, सूखे पत्ते पर, तो आवाज आई और वो आधी नींद में सोच रहा था कि कभी धरती हिलने लगे तो क्या होगा, है ना। और उसने जहां ऐसा आवाज सुनी आधी नींद में, तो उसको लगा कि अरे धरती हिलने लगी, तो उसने पूरे जंगल के जानवरों को सचेत कर दिया, सबको दौड़ा दिया। सब दौड़ता गया, दूसरे पूछे क्यों जा रहे हो, तो बोले धरती हिल रही है भागो, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागे। और जब आखिरी में जाके एक ने कहा कि क्या बात है, कहाँ हिल रही है, हमने तो देखा ही नहीं, अब सब लोग रुक गए। तो यही होता है कि मनुष्य खुद भी डरता रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी डराता रहता है। अगर वो खुद बहादुर होता है तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि नहीं, डट कर सामना करो। तो जैसा मनुष्य स्वयं होता है, अपने आसपास के लोगों को भी में भी उस तरह की भावनाओं का संचार वो करता है। दूसरी विशेषता मानव स्वभाव की कि नैतिकता का आधार कोई ईश्वर नहीं है या कोई बाह्य शक्ति नहीं है, बल्कि इस नैतिकता का आधार स्वयं मनुष्य है। वही नैतिक है उसके लिए जो उसके आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। और अगर कोई चीज उसकी आत्मरक्षा में बाधक है तो वो नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है। मनुष्य के जो मनोविज्ञान है उसका मूल तत्व है उसकी आत्मरक्षा। हम जो कुछ भी करते हैं, हम कहीं काम करने जाते हैं तो इसलिए कि हमको अपने अपना पेट भरना है। पेट क्यों भरना है? क्योंकि उससे हमारा शरीर चलता रहेगा। तो सबके मूल में आत्मरक्षा की बात है। फिर मनुष्य के स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी होता है। सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। फिर शक्ति की लालसा होती है। देखो, एक होता है शक्ति की लालसा क्यों होती है? क्योंकि वो भयभीत होता है कि अगर उसके पास शक्ति नहीं होगी तो वो रक्षा कैसे करेगा। तो शक्ति की लालसा भी और भय की प्रवृत्ति भी। तो उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली आकर के हमको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं। तो इसलिए वो उस पूरे जीवन भर शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो अपने हिसाब से दूसरों से काम करवा सके और अपनी रक्षा तो वो कर सके। फिर हॉब्स का ये कहना है कि वैसे तो शारीरिक दृष्टि से सब अलग-अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई ज़्यादा शक्तिशाली बलशाली दिख रहा है, कोई कमज़ोर दिख रहा है, कोई मानसिक दृष्टि से ज़्यादा प्रखर है, तो कोई शारीरिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन कुल मिलाकर के सब मनुष्य समान हैं। मतलब किसी में मानसिक शक्ति ज़्यादा है, किसी में शारीरिक शक्ति ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें, तो सब मनुष्य समान होते हैं। फिर मनुष्य में विवेक का तत्व भी है। हॉब्स ऐसा नहीं कहता कि मनुष्य जो है वो मूर्ख है, नहीं समझता, उसमें विवेक का तत्व होता है। लेकिन उस विवेक का भी प्रयोग वो अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। वो विवेक भी उसको इसलिए काम आता है कि वो अपनी रक्षा कर सके। उस विवेक का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। फिर मनुष्य की प्रकृति की कुछ और विशेषताएं भी उसने बताई हैं कि एक तो वो हृदय की गति वाला जो सिद्धांत है यहाँ भी लागू होता है कि जो चीज उसके हृदय की गति के अनुकूल होती है उसको उसको देखने में उसको सुख का अनुभव होता है। जो चीज उसकी हृदय की गति के प्रतिकूल होती है उससे उसको दुख की अनुभूति होती है, तो उससे वो दूर भागता है। ठीक है। और फिर देखो, एक ही घटना से एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी होता है। क्यों? जैसे एक ने किसी दूसरे को कष्ट पहुँचाया, उसको उसमें आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है जो उसको नहीं जानता, वो उसको कष्ट में देख कर के दुखी हो रहा है, क्योंकि वो किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहता। और जो कष्ट पहुँचा रहा है, उसको खुशी मिल रही है उसी काम से, क्योंकि वो चाहता है कि उसको कष्ट मिले, क्योंकि उसने कभी उसका नुकसान किया था। तो ये सुख और दुःख की भावनाएँ हृदय की गति से संचालित होती हैं। फिर मनुष्य में अनंत इच्छाएँ होती हैं। आज एक इच्छा आपने की, वो पूरी हो गई, तो उसके बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। फिर लगेगा कि नहीं, और इच्छा, फिर दूसरी इच्छा आ जाएगी।
आज अपन चाहे जब अपने पास मकान नहीं होता तो लगता है अरे कोई झोपड़ी भी मिल जाए पर अपनी हो। फिर जब थोड़ा छोटा मकान भी मिल जाता है तो अरे ये तो छोटा है यार, इससे बड़ा होना चाहिए। बड़ा मिल जाए तो लगता है नहीं नहीं इसमें तो एसी नहीं है, वो भी होना चाहिए। मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, अनंत इच्छाएं होती। जो मिल जाता है उससे संतोष नहीं होता। जब तक नहीं मिलता तब तक उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत रहती है। जैसे ही मिल जाती है तो वो इच्छा खत्म हो जाती है, फिर नई इच्छा जागृत हो जाती है, फिर उसका स्थान कोई दूसरी इच्छा ले लेती है। तो अनंत इच्छाएं होती है। फिर है मनुष्य में अहम की प्रबल भावना होती है। जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, है ना, मैं दूसरों से बढ़कर हूँ। हालांकि हॉब्स ने कहा है कि सब मनुष्य समान होते हैं, किसी में शारीरिक शक्ति, किसी में कोई गुण प्रधान होता है, किसी में कोई गुण प्रधान होता है, और सबको मिला करके अगर तोले अपन तो लगता है कि सब व्यक्ति एक समान है। लेकिन फिर भी हर एक खुद को दूसरों से बढ़कर समझता है। अरे वो तो बुद्धू है ना, तो खुद को भले नहीं आता हो तो दूसरे के सामने बुद्धू बन जाए, लेकिन दूसरे के बारे में करें अरे वो तो बुद्धू है, उसको कुछ नहीं आता, है ना। तो ये हमारे अहम की भावना होती है। तो ये अहम की भावना जो होती है वो खुद को दूसरों से बढ़कर समझती है, और आ, उस और बढ़कर समझने के लिए और शक्ति प्राप्त करना चाहती है। फिर मनुष्य की जो प्रकृति है उसमें उसके तीन मूल कारण हैं। मतलब जो संघर्ष होता है ना, हमेशा मनुष्य संघर्षशील रहता है, तो उसके उसके मूल में तीन कारण हैं। कौन कौन से? एक तो प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा तो मालूम है आपको, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्यों की जाती है? क्योंकि वो दूसरों से बढ़कर खुद को साबित करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और भय किस लिए उसमें रहता है? कि डरता है कि कोई उसको नुकसान न पहुंचा दे। और यश कि वो और ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं दूसरों से बढ़कर हूँ। जो उसके मन में दूसरों से बढ़कर होने की जो भावना है वो प्रदर्शित भी करना चाहता है, वाहवाही लूटना चाहता है। कुछ भी वो अच्छा काम करता है तो उसका प्रचार करता है कि देखो मैंने ऐसा किया है। तो ये मानव प्रकृति संबंधी विचार थे। हॉब्स ने मानव प्रकृति का ये जो चित्रण किया है उसकी कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है। एक पक्षीय विवरण ही है। सिर्फ मनुष्य में अनंत इच्छाएं होती, जो जो उसने कहा वो सब सही है। अनंत इच्छाएं भी होती है, उसमें आत्मरक्षा की भावना भी होती है, वो स्वार्थी भी होता है, उसमें अहम की भावना भी होती है। आकर्षण और विकर्षण वाली जो थ्योरी है वो भी सही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, मनुष्य में और भी कई गुण होते हैं जो उसने नहीं देखे। मनुष्य में सहयोग का तत्व भी तो होता है। पर हॉब्स कहेगा कि वो सहयोग भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मूल में उसका स्वार्थ है। ठीक है, फिर भी वो कई बार त्याग की भावना भी होती है। अगर नहीं होती तो कोई व्यक्ति अपने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति क्यों दे देता? आज 23 मार्च आपको याद होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो उन तीनों ने हंसते हंसते फांसी को गले से लगा लिया था। क्यों लगाया था? क्या मिल रहा था उनको ये सब करके? कौन सा सुख मिल रहा था? दुख ही मिल रहा था ना। उसके बाद भी उन्होंने इसलिए किया कि इससे हमारा देश आगे चल करके स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये सब बातों को हॉब्स ने नहीं देखा। फिर जो उसने विवेक का तत्व बताया है उसकी भी आलोचना की जाती है कि भाई अगर विवेक का तत्व मनुष्य में है तो फिर वो दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचता है। तो हॉब्स के जो विचार हैं वो पूर्वाग्रहों से युक्त है। मतलब जो उसने देखा अपने समय में बस उसी को उसने मानव स्वभाव के चित्रण के रूप में व्यक्त कर दिया। पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है और उसी के आधार पर उसने अपने विचार रखे हैं। अब ये जो वैज्ञानिक भौतिकवाद और प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है उसी के आधार पर हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था बताई है। प्राकृतिक अवस्था का एक मतलब तो ये है कि जब राज्य नहीं था, है ना, भूतकाल में जब राज्य नहीं था, समाज भी नहीं था, उस अवस्था का चित्रण करना। दूसरा उसका उद्देश्य ये था कि उस समय जो गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी, तो हॉब्स का ये बताने का उद्देश्य था, इस प्राकृतिक अवस्था को बताने का उद्देश्य ये था कि अगर आप राज्य को स्वीकार नहीं करोगे, अगर आप किसी एक सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी स्थिति यही होगी जिस प्राकृतिक अवस्था का उसने चित्रण किया है।
ठीक है। तो उस प्राकृतिक अवस्था जो है वो पहले के मानव स्वभाव और उसी पर आधारित है, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। इसकी विशेषताएं, पहला है कि ये प्राग सामाजिक और प्राग राजनीतिक अवस्था थी, मतलब उस समय समाज के भी पूर्व की अवस्था थी और समाज राज्य के भी पूर्व की अवस्था थी। प्राग सामाजिक और प्राग राजनीतिक व्यवस्था। उसने राज्य और समाज को एक ही अर्थ में लिया है, ये भी इस आलोचना का एक विषय रहा है। तो उसका ये कहना था कि तब समाज भी नहीं था और राज्य भी नहीं था, उस समय की प्राकृतिक अवस्था का उसने चित्रण किया है। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो थे वो संघर्षशील थे, हर संघर्षरत थे। एक व्यक्ति दूसरे को के प्राणों का, क्या कहते हैं, प्राणों लेने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको डर था कि वो हमको नुकसान पहुंचा देगा। तो बहुत संघर्ष की स्थिति थी। उसमें जो शक्तिशाली होता था उसकी विजय होती थी। जिसके पास ज्यादा शक्ति होती थी वो बचा रहता था, जिसके पास शक्ति नहीं होती थी वो या तो सरेंडर कर देता था या समाप्त हो जाता था। उस समय नागरिक नैतिकता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मनुष्य जो था वो जंगलियों की तरह रहता था, नैतिक अनैतिक का उसको कोई ज्ञान नहीं था। नागरिक नैतिकता मतलब जब अपन राज्य में रहते हैं तो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वो वैसा वैसा व्यवहार उसका नहीं था। नागरिक नैतिकता नहीं थी उस समय। न्याय भी नहीं था, क्योंकि न्याय तो तब होता जब कानून होता, कोई कानून ही नहीं था। और कानून कब होगा? जब राज्य होगा। उस समय राज्य भी नहीं था, तो न कानून था न न्याय था, न्याय भी नहीं था। लेकिन उनका कहना था कि प्राकृतिक अधिकार थे और प्राकृतिक कानून भी था। प्राकृतिक अधिकार क्या थे? कि हर एक व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता था। ये उसका प्राकृतिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है, अपने शरीर को, अपने प्राणों को बचाए रखना चाहता है। और प्राकृतिक कानून भी यही था कि एक व्यक्ति की का जो अधिकार है, उतना ही उसको उस अधिकार को उपभोग करने का की स्वतंत्रता है जितना कि वो दूसरों को देना चाहता है। मतलब एक का जो अधिकार है उतना ही दूसरे का भी है। ठीक है ना? आप भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, आपके सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, तो जितना अधिकार आपका है अपने प्राणों की रक्षा करने का उतना ही दूसरे का भी है। तो ये प्राकृतिक कानून था। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, इसका कुल मिलाकर के अगर संक्षेप में कहा जाए तो मत्स्य न्याय की स्थिति थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिद्धांत था कि जो शक्तिशाली था उसकी विजय होती थी और जो शक्तिहीन था या तो उसको दूसरे की बात माननी पड़ती थी या तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। तो ये प्राकृतिक अवस्था थी। अब इस प्राकृतिक अवस्था की भी कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। अनैतिहासिक है। सबसे पहली आलोचना तो ये कि इतिहास में ऐसी कोई प्राकृतिक अवस्था हमको मिली नहीं है। हॉब्स का ये कहना था कि मनुष्य एकाकी रहता था, एकाकी जीवन जीता था, लेकिन ऐसा अ, इतिहास में मिलता नहीं है। मनुष्य तो कबीलों में रहता था, समूहों में रहता था। ऐसा समाज शास्त्रियों ने भी इसकी आलोचना की है, इसलिए कि समाज शास्त्रीय आधार पर यही आलोचना की जाती है कि भाई मनुष्य सामाजिक प्राणी है और शुरू से ही वो समूह में रहना चाहता है। तो ऐसा हॉब्स का जो कहना है कि वो एकाकी जीवन व्यतीत करता था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, तो ऐसा सही नहीं है, गलत चित्रण किया है उसने। अब हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत, जो कि ये पहले के तीनों सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहला मानव स्वभाव, जिसकी अपन चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से, हॉब्स के अनुसार स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है और सुख की कामना करने वाला है, दुख से दूर भागने वाला है और उसकी अनंत इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो खुद को दूसरों से बढ़कर मानता है, इसीलिए वो सारे काम करता है। ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा यश प्राप्त करना चाहता है ना? और ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो डरता है कि अगर उसके पास नहीं होगी शक्ति तो दूसरे उसको नुकसान पहुंचा देंगे। फिर इसी आधार पर उसने एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है कि जब राज्य और समाज नहीं था तब
जो शक्तिशाली था उसी का राज चलता था, और उस समय बहुत ही मत्स्य न्याय की स्थिति थी। समझौते का कारण क्या था कि मनुष्य में जो विवेक था, आत्मरक्षा की भावना थी, उसने उसको समझौता करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। उसको समझ में आ गया कि अगर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई राज्य का निर्माण नहीं करेंगे, तो हमारी जो ये स्थिति है ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी और उसमें हम हमारे लिए जीवित रह पाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमको राज्य का निर्माण करना चाहिए। अब समझौते की प्रक्रिया जो थी, वो ये थी कि सब व्यक्तियों ने एक या कुछ व्यक्तियों को ये कहा, वैसे उनका तो यही कहना था कि किसी एक व्यक्ति से कहा कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, आप जो ये मत्स्य न्याय की स्थिति है उसको समाप्त कीजिए, हम लोगों की सबकी रक्षा कीजिए और हम बदले में आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो आप कहेंगे हम वो सब करेंगे। तो समझौते के बाद क्या हुआ? तो हाफ्स के समझौते का जो परिणाम है वो निरंकुश राजतंत्र है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद उन्होंने सारे जो अधिकार राजा को दे दिए, और राजा जो है वो समझौते से ऊपर है, क्योंकि वो समझौता करने नहीं आया था, हम गए थे उसके पास समझौता करने। वो अगर हमारे पास आता तो दोनों पक्ष होते, तो वो भी हमसे हमको कुछ बदले में देने को कहता, लेकिन हफ्स का कहना है कि नहीं, उसने बदले में कुछ नहीं दिया, हमने सब सारे अधिकार उसको दे दिए कि भाई आप हमारी रक्षा करेंगे, और उसने वचन दे दिया कि हाँ भाई हम आपकी रक्षा करेंगे। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, और जो प्रभु सत्ता है वो कानूनी प्रभु सत्ता है। और अब कानून का स्वरूप कैसा है? राज्य द्वारा निर्मित, जो शासक है उसने जो कहा उसकी इच्छा ही कानून है, उसको उसको मानना सबके लिए बाध्यकारी है। यहाँ पर हॉब्स समाज, राज्य और शासन तीनों में कोई अंतर नहीं कर रहा है। समझौते के बाद समाज की भी उत्पत्ति हुई, समझौते के बाद राज्य की भी उत्पत्ति हुई, और शासन भी बना। कौन सा शासन? निरंकुश राजतंत्र। इन तीनों में उसने कोई अंतर नहीं किया है। फिर समझौता जो है वो स्थायी है। एक बार समझौता हो गया तो आप उससे अलग नहीं हो सकते। अलग हो जाओगे तो फिर वही प्राकृतिक अवस्था में चले जाओगे जहाँ के पर आपके लिए आत्मरक्षा करना संभव नहीं होगा, इसलिए समझौते से आप अलग नहीं हो सकते। फिर ये जो समझौता है ये समग्रतावादी और व्यक्तिवादी दोनों व्यवस्था है। व्यक्तिवादी इसलिए है कि भाई व्यक्ति ने समझौता किया, है ना? व्यक्ति ने कहा कि हमको अपनी आत्मरक्षा करनी है, इसलिए उसने समझौता किया। तो ये व्यक्तिवादी धारणा है, और इसमें इसके मूल में व्यक्ति है, व्यक्ति की इच्छा है। और समग्रतावादी है कि भाई व्यक्ति जब एक समाज का अंग बन गया, तो फिर उसको समाज के अंग के नाते उसको उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करना है, राजा की सारी आज्ञाओं का पालन करना है, तभी उसकी रक्षा संभव हो सकेगी। तो अब ये जो हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत है, इसकी भी आलोचना की जाती है। उसका पहला जो बिंदु है वो ये है कि मानव स्वभाव का जो उसने चित्रण किया है वो त्रुटिपूर्ण है और एक पक्षीय है। मनुष्य में खाली प्रतिस्पर्धा की भावना, खाली स्वार्थ की भावना, खाली अनंत इच्छाओं वाली बातें, ये सब हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, उसमें दूसरे तत्व भी हैं। उसमें त्याग की भावना भी होती है, उसमें सहयोग की का तत्व भी होता है, सोचने समझने की इच्छा भी होती है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचता है, और इसलिए उसमें विवेक भी होता है। और उसने रॉब्स ने जो चित्रण किया है वो सिर्फ एक पक्षी, एक काले पक्ष का ही अध्ययन किया है। उसने मनुष्य के स्वभाव का जो दूसरा पक्ष है, जो उजला पक्ष है, उसको छूता छोड़ दिया है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया है। फिर प्राकृतिक अवस्था जो उसने बताई है वो अनैतिहासिक है, उसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर तर्क की दृष्टि से भी समझौता संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि समझौते में दो पक्ष होते हैं। वो कहता है कि नहीं, राजा तो समझौते से ऊपर है, राजा समझौता करने नहीं आया था, तो समझौता कैसे हुआ?
और फिर जो कानूनविद हैं उनका कहना है कि समझौते के लिए तो राज्य का होना भी जरूरी है। जब राज्य ही नहीं बना था तो समझौता कहाँ से हो गया? और हम उस समझौते को क्यों माने? हमारे पूर्वजों ने कोई समझौता किया था, वो उनके साथ खत्म हो गया। वो आगे आने वाले लोगों पर थोड़ी बाध्यकारी होगा। ऐसा कोई भी समझौता नहीं होता कि आज आज हमने और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे आने वाले लोग भी उससे बंधे हुए होंगे। ये किसने कह दिया? व्यक्ति अगर चला गया तो समझौता भी गया उसके साथ, समाप्त हो गया। तो तर्क की दृष्टि से भी ये समझौता सही नहीं है। फिर इस समझौते की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसका परिणाम निरंकुश और अनुत्तरदायी राजतंत्र है। अब वो राजा को आपने सारी शक्तियां दे दी तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हॉब्स यहाँ पर ये कहता है कि अगर वो आपको प्राणदंड दे रहा है, आपको अपना अंग भंग करने के लिए कह रहा है, तो आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर विरोधाभास पूर्ण बात है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि आपने सारे अधिकार उसको दे दिए, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आपने उसको उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का भी अधिकार दे दिया। तो यहाँ पर ये जो है विरोधाभासपूर्ण है, बात अस्पष्ट है। फिर जो प्राकृतिक अधिकार संबंधी जो सिद्धांत है वो भी त्रुटिपूर्ण है। कई लोग ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार कोई नहीं होता, अधिकार का तो अस्तित्व राज्य के में आने के बाद ही होता है। अधिकार वो मांगे हैं जिनको राज्य स्वीकृति प्रदान करता है, जिसको समाज स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य जिसको मान्यता प्रदान करता है, वो अधिकार होते हैं। तो जब राज्य नहीं था, जब समाज नहीं था, तो फिर उस समय अधिकार कहाँ के? तो अधिकार संबंधी धारणा की भी आलोचना की जाती है। फिर कानून की दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है कि कानून ये कहता है कि उस समय कोई कानून ही नहीं था तो समझौता कैसा हुआ, और समझौते के लिए दो पक्षों का होना जरूरी होता है। तो दो पक्ष भी नहीं थे तो समझौता कैसे हुआ? फिर एक आलोचना ये भी की जाती है कि इसने समाज, राज्य और शासन तीनों में कोई अंतर नहीं किया है। फिर राज्य जो है वो एक निर्मित संस्था नहीं है। ये जो विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले लोग कहते हैं कि राज्य का तो विकास हुआ है, और हॉब्स जो है वो ये बता रहा है कि राज्य का तो निर्माण हुआ है। तो कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, कोई निर्मित संस्था नहीं है। तो ये हॉब्स के विचार थे प्राकृतिक अवस्था संबंधी और मानव स्वभाव का वैज्ञानिक भौतिकवाद, उसका सामाजिक समझौता। अगर इसी में इसमें कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।